सफर्त बेमतलब हंसा। उसने विनोदपूर्ण स्वर में कहा, पूरे दिन के बाद तुम बुखार के बारे में जानना चाहते थे। तुम्हारे पास मेरा नंबर था। अगर आप चाहते तो फोन करके पता लगा सकते थे। अगर वह फोन नहीं भी करता तो भी वह मुझे मिस्ड कॉल देता और मैं उसे कॉल बैक कर देता। तुम बिल्कुल पहले जैसी ही रहो चैत्र। आज भी मैं तुम्हारे जीवन के उपेक्षित हिस्से में मौजूद हूं। उद्धरण। चैत्रिका सफर्त के रहस्यमय शब्दों का अर्थ समझने में असमर्थ है। उन्होंने उपेक्षित क्यों कहा? दूतावास वर्षों से उनके जीवन के हर हिस्से में मौजूद रहा है। चैत्रिका अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाने के दर्द से पीड़ित है। मैं लगातार अपने सामने खड़े व्यक्ति की छाती में कूदना चाहता हूं। आंसू भरी आवाज में कहना, मैं तुमसे प्यार करता हूं सफारत। लेकिन यह असंभव है। वे प्रायः अपनी आंतरिक सत्ता से पराजित हो जाते हैं। ये भावना अव्यक्त रह जाती है। इस समय चैत्रिका को निर्मलेदु गुण की एक कविता याद आई। सारी रात सपने देखती रही, सुबह थक कर उठती। काश वह व्यक्ति जिसके बारे में वह सपने देखती है वह जानता। चैत्रिका ने हल्की सांस लेते हुए थोड़ा पीछे हटकर कहा, क्या बात कर रहे हो सफारत? एक कप चाय बनाओ और इसे खिलाओ। आपकी चाय बहुत अच्छी है। शश खुशी खुशी का एहसास देती है। राजदूत के लापरवाह अंदाज में अवाक चैत्रिका। सफारत को लगता है कि वह चाय पीता है। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हारे घर पर चाय बनाऊं? आदत डाल लो। जवाब में चैत्रिका के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। उसने कर्कश स्वर में पूछा, क्या? अगर आपको जल्दी नहीं है तो कृपया मेरे लिए एक कप बना दीजिए। यदि संभव हो तो 2 कप। मेरे सिर में बहुत दर्द है। घर पर कोई नहीं है। शर्म मत करो। दादी और चचेरा भाई सिलहट में अपने गांव के घर गए। चाचा चाची पुलिस स्टेशन। अब कोई हिचकिचाहट नहीं है ना? पुलिस स्टेशन क्यों? मेरा चचेरा भाई जेल का दौरा करने गया था। चैत्रिका के होठ स्वतः ही खुल गए। जेल का दौरा कर रहे हैं? गंभीरता से चैत्रिका सफर्त के शब्दों का लहजा समझ नहीं पाए। आप फिर से चाय का ऑर्डर कैसे दे रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे वह एक विवाहित महिला है। चैत्रिका स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में सोचते हुए रसोई घर में आई। एक बहुत बड़ा रसोई घर। चैत्रिका को यह नहीं पता कि कोई भी चीज कहां रखनी है। जब मैंने इधर उधर देखा तो एक लड़की अचानक कहीं से प्रकट हुई। उसकी उम्र 16 या 17 साल होगी। लड़की ने आधे मन से चारों ओर देखा। उसने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, क्या तुमने इस घर में कोई नई नौकरी ली है? मेरा नाम मीना है, दादी की निजी सहायक। यहां मेरी कोई दादी नहीं है, इसलिए मैं बेघर हूं। चलो मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। चैत्रिका कुछ बोल पाती उससे पहले ही वह रुक गई। मुझे दिखाओ, उसने विनम्रतापूर्वक कहा। मीना ने चाय बनाने के लिए एक एक करके सारी चीजें बाहर निकाली। चैत्रिका ने चाय के लिए पानी डाला और सोच में पड़ गई। सफारत ने सभी के लिए बात की, लेकिन उसने अपने माता पिता के बारे में बात नहीं की। वे कहाँ हैं? दूतावास ने कहा कि वे उसकी मां से मिलेंगे। इतने वर्षों के बाद भी काई ने अपने माता पिता के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला है। अपने बगल में खड़ी मीना की ओर देखते हुए उसने पूछा, तो सफर्त के माता पिता कहाँ हैं? मुझे इस घर में कोई नहीं दिख रहा। मीना ने तुरंत भयभीत आंखों से उसकी ओर देखा। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, सर के पिता का नाम लेना मत भूलना। सर, अगर आप सुनेंगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी की बातें सुनकर सर का खून सिर पर चढ़ गया। चैत्रिका ने भौहें सिकोड़ ली। क्यों? उसने चौंकते हुए पूछा। सर, क्या उस आदमी ने कहा कि वह आपकी मां का भाई है? मेरी मां इस घर में काम करती थी। मैंने अपनी मां से सुना है कि सर को बहुत तकलीफ है। मैं अपनी मां का शव भी नहीं देख सका। और इस घर में कितने असभ्य लोग रहते हैं। एडी, सर खुद को अकेला पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर की मां उनकी मृत्यु के समय विधवा थी। किसी के कदमों की आवाज सुनकर मीना चुप हो गई। उसने शब्दों को अपने अंदर ही दबाए रखा। उसके गले से एक और शब्द नहीं निकला। चैत्रिका के दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि सफर्त की मां चली गई है। यद्यपि चैत्रिका अपनी मां से कभी नहीं मिली थी, फिर भी वह जानती थी कि सफारत उससे कितना प्यार करता था। चैत्रिका का हृदय और मन दुख से टूटने लगा। तुरंत ही एक गंभीर आवाज सुनाई दी, चाय बनाते बनाते थक गई हो क्या चैत्रा? चैत्रिका अचंभित रह गई। मीना भी। दरवाजे पर खड़े होकर सफर्त ने मीना और चैत्रिका के डरे हुए चेहरों को देखा और कहा, कुछ बज रहा है। चैत्रिका ने अपना सिर हिलाया।
सफर्त ने सामान्य स्वर में मीना से कहा, मीना, उसका नाम चैत्रा है। मेरे करीबी लोग। इससे पहले कि सफर्त कुछ कह पाता, मीना जोर से हंस पड़ी और बोली, क्या आप मैं हूं, मैडम। दूतावास का सरल उत्तर था, आपकी मैडम, लेकिन अभी के लिए मेरा सबसे अच्छा दोस्त। चैत्र की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, चैत्र चाय लेकर ड्राइंग रूम में आएगी। जैसे ही दूध चला गया, मीना ने विनती की, श्रीमान कृपया कुछ मत कहिए। मैं जो कह रहा हूं वही तुम्हें बता रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि आप सर के दोस्त हैं। चैत्रिका के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं बताऊंगी। चैत्रिका चाय लेकर ड्राइंग रूम की ओर जा रही थी, तभी वह रुक गई। मेहता सोफे पर बैठी है। दूतावास एक फाइल की जांच कर रहा है। अगर मेहता उसे आज शाम सफारत के घर पर देखती है तो उसे शक होने में कोई बुराई नहीं है। क्या हुआ, तुम वहां क्यों खड़ी हो, चैत्रा? यहां आओ। चैत्रिका उस मर्दाना गड़गड़ाती आवाज को सुनकर दंग रह गई। मेहता ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मेहता आश्चर्य भरी निगाहों से चैत्रिका के पानी को देख रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहा हो, और इस गोधूली बेला में उसकी आंखें एक दूसरे से मिल गईं। आश्चर्यचकित होकर उसने ऊंची आवाज में पूछा, चैत्रा, क्या तुम यहां हो? चैत्रिका एक क्षण में असहाय हो गई। मेरा गला सूख गया। वह धीरे धीरे चला, चाय की ट्रे मेज पर रखी और सोफे के एक कोने पर स्थिर खड़ा हो गया। यह उचित होगा कि आप अपने मन में यह सोचना शुरू कर दें कि आपको किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सफर्त ने फाइल की जांच की और उसे मेहता को सौंपते हुए कहा, सब कुछ ठीक है मिस मेहता। मैं कल से ऑफिस जाऊंगा। लेकिन सर, आप तो बीमार हैं। सफर्त ने संकुचित आंखों से चैत्रिका को देखा। उन्होंने बस इतना कहा, मैं ठीक हो गया हूं। यदि आप बीमारी को महत्व देंगे तो उसे शरीर में पनपने का समय नहीं मिलेगा। मानसिक कमजोरी रोग की प्रगति में योगदान देती है। मानसिक पीड़ा ठीक हो गई है। आज मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूं। मेहता विनम्रता से मुस्कुराए। बाल की दृष्टि पुनः चैत्रिक पर गई। सफारत बड़े सोफे पर बैठा था। इसमें आसानी से दो और लोग रह सकते हैं। दूतावास में बहुत बदलाव हुआ। उन्होंने चैत्रिका के भ्रम से भरे चेहरे की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए कहा, यहां बैठो चैत्रिका। तुम खड़े क्यों हो? चैत्रिका स्तब्ध और अवाक रह गई। यह ऐसा कुछ नहीं है कि मेहता उससे डरती है, लेकिन उस दिन उन्होंने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि वह इस घर में कभी भी खाना बनाने का काम नहीं करेंगे। मेहता ने बहुत समझाया, लेकिन वह फिर भी नहीं माना। इसके विपरीत मेहता ने उस दिन मुझे कई बार फोन किया, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। अहमद साहब की दुर्घटना के बाद कुछ भी खबर नहीं मिली। अब जब मेहता ने चैत्रिका को अप्रत्याशित रूप से इस घर में देखा तो उसका दिल टूट गया होगा। चैत्रिका ने स्वयं को अत्यंत शर्मनाक स्थिति में पाया। झिझकते हुए वह किसी तरह बैठ गया। मेहता ने तुरंत एक संकीर्ण नजर डाली। वह चैत्रिका के प्रति सफर्त के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित था। उसने अपने होंठ हिलाकर फिर पूछा, तुम यहां कब आई, चैत्रा? चैत्रिका कुछ कहती उससे पहले ही सफर्त ने कहा, तुम्हारे आने से कुछ समय पहले। मेहता दूतावास की जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित थी। अपनी जिज्ञासा को दबा न पाने के कारण उसने पूछा, क्या आप चैत्र को पहले से जानते हैं, श्रीमान? मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूं। शायद आप तब उसे नहीं जानते थे। मेहता की आंखें बड़ी हो गईं। चैत्रिका को इस समय अपना सिर फोड़ने का मन कर रहा है। ये लड़की है। अब से अगर वह बाहर आएगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा। सब कुछ जाने बिना मत जाओ। सफारत ने मेहता की ओर चाय का कप बढ़ाया। बिना किसी हिचकिचाहट के मेहता ने चाय का कप ले लिया। जैसे ही उसने दूसरा प्याला चैत्रिका को दिया, चैत्रिका ने चिंतित स्वर में कहा, मैं नहीं पीऊंगा। मुझे अभी चाय पीने का मन नहीं है। चैत्रिका के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि उसे सचमुच चाय पीने की कोई इच्छा नहीं है। अतः मिशन अब सफल नहीं रहा। चैत्रिका ने अपनी नजरें घड़ी पर केंद्रित कर ली। इसका उद्देश्य शाम को रात में बदलना है। अब उसे घर लौटना होगा, अन्यथा फहमीदा चिंतित हो जाएगी। उसने चिंतित निगाहों से सफर्त की ओर देखा और कहा, मुझे जाना होगा। सफर्त ने उसकी ओर तीखी नजर से देखा। फिर मोबाइल स्क्रीन की ओर देखते हुए उन्होंने अविचल भाव से कहा, ठीक है। मेहता ने तुरंत कहा, मैं भी चैत्र के साथ जाऊंगी सर। चैत्रिका और मेहता दोनों खड़े हो गए। जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, मुझे राजदूत की गंभीर आवाज सुनाई दी।
उस आवाज की पुकार से चैत्रिका का आंतरिक भाग अस्त व्यस्त हो गया। दोनों पैर रुक गए। चैत्रिका पीछे मुड़कर जवाब देती है, मुझे बताओ। सफारत सोफे से उठ खड़ा हुआ। सुथिरा ने मेहता की ओर देखा। तुरंत मेहता फुसफुसाए, मैं बाहर इंतजार कर रही हूं चैत्रिका ने प्रश्नवाचक स्वर में दूतावास से पूछा, क्या आपको कुछ कहना है? मैं हर दिन खुश रहना चाहता हूं। चैत्रिका ने आश्चर्यचकित स्थिर दृष्टि डाली। उसने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे हाथ में चाय लेकर हर शाम के लाल नारंगी रंग का आनंद लेना चाहता हूं। क्या आप हर शाम मेरे लिए एक कप चाय बनाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं? सफर्त के गले से निकला हर शब्द चैत्रिका के मस्तिष्क की नसों में तरंगित होने लगा। राजदूत की नशीली मादक आंखें मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं। कितना साहसिक अनुरोध है। अनुरोध। चैत्रिका ऐसे सुंदर अनुरोध को ठुकरा नहीं सकी। भावुक होकर वह मुस्कुराए और सहमति जता दी। मैं हर रोज आपके घर के पास से गुजरता हूं। मुझे नए ट्यूशन के लिए इस तरफ जाना होगा। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी हर शाम को रोशन कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथ से एक कप चाय से वंचित नहीं करूंगा। सफर्त ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है? चैत्रिका को अपनी तीखी आवाज में डर का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। अब आ जाओ। एक और बात। सफर्त ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। चैत्रिका ने अपने होंठ भींच लिए। उन्होंने कहा, मैंने आपके कमरे में अपनी एक तस्वीर देखी। लोगों की जानकारी के बिना उनकी उल्टी तस्वीरें रखना सही नहीं है। आप बहुत सुंदर ढंग से खड़े थे, लेकिन मैं अपना सिर खुजला रहा था। लोग सोचेंगे कि मैं एक पत्नी हूं। मैं अपने सिर से जुएं निकाल रहा था। चैत्रिका की बात सुनकर सफर्त अनायास ही मुस्कुरा पड़ा। चैत्रिका ने उस मुस्कान को गहरी तल्लीन आंखों से देखा। उसके हृदय में एक ठंडी धारा बह रही है। हर रोम रोम में आनंद, प्रसन्नता की एक रोमांचकारी लहर। यहां तक कि मेरी नसों में बहने वाला खून भी जम रहा है। ये चित्र उनके कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का है। वे दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े थे। चैत्रिका को नहीं पता कि इसे किसने और कब उठाया, लेकिन जब उसने सफारत के कमरे में तस्वीर देखी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। देर हो रही थी, इसलिए चैत्रिका ने सफरत को अलविदा कहा और चली गई। दूतावास भी एक के बाद एक आए। उन्होंने ड्राइवर से चैत्रिक ले जाने को कहा। कई बार मना करने के बाद भी दूतावास ने उनकी बात नहीं सुनी। ये देखकर कि मेहता ने मना नहीं किया, चैत्रिका सहमत हो गई। सफरत ने एक तरफ का दरवाजा खोला और चैत्रिका को बैठने का इशारा किया। चैत्रिका बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गई। जब मेहता का फोन बजा तो उसने मुझे 2 मिनट इंतजार करने को कहा। मेहता के मंगेतर ने फोन किया। सफारत अभी भी कार का दरवाजा पकड़े खड़ा था। दूर देखो। जब मेहता पहुंची और दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसने देखा कि चैत्रिका का घूंघट आधा नीचे था। जैसे ही चैत्रिका ने उसे उठाकर अपनी गोद में रखा, वह फूट फूट कर रोने लगी। किसी अज्ञात कारण से मेरी आंखें बंद हो गईं। अखिम पल्लव दुर्बलता से कांप रहा है। सफर्त की सांसें समुद्र की लहरों की तरह उसकी आंखों और चेहरे पर टकराती हैं। अचानक उसके गालों पर गर्म लाली फैल गई। उसके बाद एक जोरदार कंपन उसके पूरे शरीर में फैल गई। उस समय चैत्रिका की भावनाएं लगभग पागल हो चुकी थीं। उसने अपनी आंखें बड़ी करके देखी। किसी को भी नहीं। मेहता अभी अभी आए और मेरे बगल में बैठ गई। सफारत ड्राइवर से बात कर रहा है। तो क्या यह उसका भ्रम था? चैत्रिका को लगा जैसे वह स्पर्श अभी भी उसके गाल पर है। वह असहज महसूस करता है। पूरा शरीर बर्फ की तरह जम रहा है। शायद दूतावास इतना नजदीक था कि वह अचानक भ्रमित हो गया। चैत्रिका ने यही अनुमान लगाया था। सफारत काफी देर तक ड्राइवर को शून्य दृष्टि से देखता रहा। फिर वह अंदर चला गया। चैत्रिका ने अपना गला साफ किया और सोचने लगी। मीनार के कहे शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। चैत्रिका को लगता है कि मिशन ठीक से नहीं चल रहा है। बिल्कुल भी सही नहीं। हृदय और छाती में जहरीला दर्द बहुत ज्यादा जमा हो गया है। शायद अपने जीवन से भी अधिक सफारत के जीवन में खुशी की कमी है। हो सकता है कि सफारत भी उसकी तरह लगातार खुशी में कराह रही हो, तड़प रही हो। मेहता के पास अब सही अवसर था। जैसे ही कार सफरत के घर के गेट से बाहर निकली, उसने चैत्रिका को पकड़ लिया। चैत्रिका ने उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।
मिहिता ऐसी लड़की नहीं है जो हार मान ले। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम अपना मुंह खोलोगे या मुझे कुछ कदम उठाने होंगे? सर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? चैत्रिका का सरल उत्तर था, सबसे अच्छा दोस्त। मिहिता खुशी से उछल पड़ी। चैत्रिका ने उसे खींचकर ऊपर बैठा दिया। ड्राइवर आगे। उसने सुनना खत्म किया। चैत्रिका ने सतर्क दृष्टि से चेतावनी दी। मिहिता ने धीमी आवाज में पूछा, सर, क्या ये वही आदमी है जिसके लिए आपने अनगिनत प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है? सुंदरी, मुझे अभी भी एक बड़ा भाई याद है जो तुम्हारा दीवाना था। चैत्रा, जब आपने दूसरे वर्ष में विश्वविद्यालय जाना बंद कर दिया तो वह आपको बेसब्री से खोजता रहा। मुझसे कई बार आपका नंबर मांगा गया है, लेकिन मैंने इसे नहीं दिया क्योंकि आपने इसे सख्ती से मना किया था। मैंने अपना पता भी नहीं दिया। बेचारी चैत्रा तुमसे सचमुच प्यार करती थी। और क्या आप वही हैं जो इतने सालों से मेरे ऑफिस के प्यार में पड़े हैं? ये खूबसूरत आदमी सफारत अहमद कौन है? चैत्रिका ने आह भरते हुए कहा, हम। चैत्रा, तुम हमेशा कहती थी कि तुम अपने एक करीबी दोस्त से प्यार करती हो, लेकिन तुमने मुझे अपने अतीत के बारे में कभी नहीं बताया। और आप इतने अच्छे दोस्त हैं, फिर भी आप इतने सालों से एक दूसरे से दूर क्यों रहे? सर, क्या चैत्रा आपसे प्यार करती है? मिहिता की चिंता देखकर चैत्रिका की सांस अटक गई। आवाज गंदी और नीरस है। नहीं, और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन कार में नहीं। तो फिर मैं सीधे अपने घर जाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। लेकिन मैं प्रबंध कर लूंगा आंटी। मैं आज तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। जब तक मैं आपसे सब कुछ नहीं सुन लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। और मैं अपनी नींद पर पुनर्तः प्रतिबंध लगाने से इनकार करता हूं। ये कहते हुए मिहिता ने एक हल्की सी आह भरी। फिर उसने गाना शुरू किया, मुझे नींद बहुत पसंद है, मुझे नींद बहुत प्यारी है। रुको मिहिता, तुम्हारा लहजा घिनौना है। कार रुकी तो मिहिता जोर से हंसने लगी। चैत्रिका ने चिंतित स्वर में ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? जेरिन सामने है, मैडम। चैत्रिका ने चौंक कर कहा, जरीन कौन है? तुरंत ही उसे एक कर्कश स्त्री स्वर सुनाई दिया, बाहर आओ लड़की। मिहिता और चैत्रिका की नजरें लड़की के चेहरे पर थीं। चैत्रिका ने उसकी ओर कठोर दृष्टि से देखा। उसे लड़की को पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह तुरंत कार से बाहर निकल गया। जेरिन की आंखों से आग निकलती हुई प्रतीत हो रही है। यद्यपि जाते समय उसने चैत्रिका पर ध्यान नहीं दिया था, फिर भी एक क्षण बाद उसकी नजर बदल गई। कार घूमकर वापस आती है। चैत्रिका के बाहर आने के लिए गेट पर इंतजार कर रहा हूं। जब उन्होंने उन्हें दूतावास की कार में आते देखा तो उन्हें रोकने के लिए उन्होंने तेज गति से गाड़ी चलाई। चैत्रिका ने अपनी आवाज धीमी रखते हुए कहा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जरीन गुस्से से चिल्लाई, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? बेशर्म, बेशर्म लड़की, एक स्लॉट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस घर में दोबारा पैर रखने की? या हो सकता है कि आपने थप्पड़ से सबक नहीं सीखा। वह झुगी झोपड़ी वाली लड़की कहां से है? ये कहते हुए जेरिन ने अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की। चैत्रिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने आंखें मूंद ली। रंडी, इस लड़की ने उसे फूहड़ कहा। चैत्रिका का पूरा शरीर क्रोध और आवेश से कांप उठा। अगर वह चाहता तो इस लड़की पर झूठा आरोप लगाने के कारण उसकी जीभ काट सकता था। उन्होंने खुद पर नियंत्रण रखते हुए विरोध जताया और कहा, मेरा गाल आधिकारिक नहीं है। आप जब चाहे मार सकते हैं और थप्पड़ मार सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं कोई झुगी झोपड़ी वाली लड़की या बदचलन लड़की नहीं हूं। तुम्हारे विचार और आचरण झुगी झोपड़ियों में रहने वालों से भी बदतर हैं, वेश्यालयों की वेश्याओं से भी बदतर हैं। ये जान लो, मैंने उस घर में अकेले कदम नहीं रखा था। मैंने इसे दूतावास के अनुरोध पर छोड़ दिया। मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे अनुमति मिल गई थी। आपने बहुत विनती की, अनुनय विनय की, लेकिन अनुमति नहीं मिली। ये कहते हुए चैत्रिका ने झुंझलाहट के साथ जेरिन का हाथ हटा दिया। जेरिन उसे आग्नेय आंखों से घूर रही है। आंखें और चेहरा बहुत लाल हैं। यदि वह चैत्रिका को राख में बदल सके तो उसे खुशी होगी। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, मेरा भविष्य दूतावास से जुड़ा है। मैं आपको साफ साफ बता रही हूं कि मेरी दादी ने मुझसे और मेरी भाभी से शादी करने का वादा किया है। यह बहुत जल्द होगा। राजदूत नानू के शब्दों को कभी नहीं भूल सकते, इसलिए उससे संपर्क करने की कोशिश भी मत करो। ऐसा करने से पहले अपनी योग्यता की जांच कर ले। तुरंत ही चैत्रिका के अंदर ऐंठन होने लगी।
मिहिता भी करुण की आंखों में देखती है। ये शब्द चैत्रिका के गले से निकल रहे थे। जरीन की ओर देखते हुए वह मंद मंद मुस्कुराया और बोला, सफारत, मेरा कोई करीबी है। किसी करीबी व्यक्ति का मतलब प्रेमी नहीं होता, दोस्त, बस दोस्त, इससे ऊपर कुछ नहीं। क्या योग्यताएं बची हैं? मेरी योग्यताएं आपकी योग्यताओं से अधिक हैं, क्योंकि मैंने अच्छा व्यवहार करना सीख लिया है। आपके पास क्या कमी है? अच्छे शिष्टाचार के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। ये कहते हुए चैत्रिका जल्दी से कार में आकर बैठ गई। नमकीन पानी की एक बूंद उसके गाल को भिगो गई, जो वहां उपस्थित लोगों को दिखाई नहीं दी। वह खुद को ये कहकर सांत्वना देता है, जीवन कठिन है। शांति सब कुछ स्वीकार करने और कठिन जीवन में जीवित रहने में मिलती है, लेकिन उस शांति में कोई खुशी नहीं है। यदि 10 लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए एक व्यक्ति की खुशी का त्याग करना पड़े, तो भी इससे कोई नुकसान नहीं है। ये गर्व की बात है। वह तुम हो, चैत्रा। तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। माँ, मिम और पिताजी को शांति मिले, यह आपकी शांति हो। जेरिन गुस्से से भड़क उठी। मैं कार में बैठा, अपना सेल फोन निकाला और सफारत की दादी को फोन किया। फोन आने पर मिकी ने रोने का नाटक किया और रुआंसी आवाज में कहा, नानू मणि, मैं 1 सप्ताह के भीतर सफारत की पत्नी बनना चाहती हूं। क्या आप स्लाटर समझते हैं? क्या तुम समझ रहे हो? तुम समझते क्यों नहीं? आप स्वयं भी इसी देश से हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितनी बार रूम डेट पर गई हैं? 4 बार, है ना? सफारत का गला गुस्से से कांप उठा। जबड़ा मजबूत है, आंखें रक्त की तरह लाल हैं, सुंदर चेहरे पर लालिमा छा जाती है। जेरिन अपने गालों पर हाथ रखकर जोर जोर से रो रही है। रेस्तरां में हर कोई फलाफेल को ऐसे देख रहा है जैसे कोई सकस चल रहा हो। निःशुल्क आनंद और आनंद का आनंद लेना। जेरिन का बॉयफ्रेंड उसके बगल में खड़ा है। सुंदर मजबूत राजदूत के गुस्से को देखकर दुबला पतला लड़का डर के मारे जम जाता है। गला सूखना, भागने का कोई मतलब नहीं है। चैत्रिका का अपमान करने के बाद जेरिन अपने प्रेमी से मिलने एक रेस्तरां में आती है। ड्राइवर चैत्रिका को मिहिता के घर के सामने उतार देता है और सफारत को फोन करता है। सफारत ने जरीन की सारी गतिविधियों का खुलासा कर दिया। सारी बातें सुनने के बाद सफारत ने चुपचाप फोन रख दिया। उसने दिहान को फोन किया और उससे कहा कि वह उसे स्थान बताए, चाहे जेरिन शहर में कहीं भी हो। दिहान राजदूत के ठंडे लहजे को पचा नहीं सका। कई बार बेचैनी में पूछने के बावजूद भी उन्हें दूतावास से कुछ पता नहीं चल सका। असफल होने पर उन्होंने जेरिन का नंबर ट्रैक किया और सफारत को उसका स्थान भेजा। तब तक दूतावास पहले ही आ चुका था। जैसे ही मैं रेस्तरां में दाखिल हुआ, मैंने जेरिन को उसकी कुर्सी से खींच लिया। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, सफारत का मजबूत हाथ उसके गाल पर आ गया। जेरिन दर्द से तड़प उठी। चेहरे का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। गालों पर लाल रेखाएं। उस जहरीले दर्द से उसका गाल अभी भी झंझना रहा है। वह बहुत क्रोधित महसूस कर रहा है, लेकिन यह दूतावास के गुस्से की तुलना में बहुत कम है, बिल्कुल नगण्य। सफारत ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने मेज से एक गिलास पानी उठाया और पी लिया। वह अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए अपना सिर इधर उधर हिला रहा था। कुछ सेकंड के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा कम होने वाला नहीं है। यह तीव्र क्रोध सीने में दर्द के साथ जुड़ा होता है और पूरे शरीर में महसूस होता है। हाँ, वह दर्द में है। उसकी चौड़ी छाती तीव्र दर्द से धड़क रही थी। उसने कुर्सी को धक्का देकर दूर धकेल दिया और खड़ा हो गया।